Hello everyone, Assalamu alaikum warahmatullah. I hope you all are fine now. देखिए हमने कल पढ़ा था इससे पहले तक यानी कच्चे माल की खोज आज पढ़नी थी और इससे आगे पढ़ना था। चलिए अब शुरू करते हैं। कच्चे माल की खोज में कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं, इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। तो जो चीज़ें बनाई जाती हैं फिर वो प्राकृतिक नहीं रहे, ठीक है, तो वो कच्चा माल नहीं रहा। ठीक है, कच्चा माल जो प्राकृतिक जो हमें नेचर जो हमें देती है वो कच्चे माल कहलाते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थीं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। आयात यानी वो माल मंगाते थे। आयात और निर्यात, निर्यात मतलब भेजना यानी एक्सपोर्ट करना, और आयात मतलब माल का मंगाना। ठीक है, तो आयात मतलब वो माल मंगाते थे दूर दूर से। ठीक है, चलिए आगे है। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। अब यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है इस खिलौने के बारे में। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, इन चित्रों को देखें। एक खिलौना है और एक मोहर। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग आयात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्यायों में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है? नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये पहिए यानी बैलगाड़ी की शेप दी हुई है यहाँ पर खिलौने में, और यहाँ पर ये नाव की शेप दी गई है, इसमें बनाई गई है नाव। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि ये किस लिए। बच्चों का खिलौना हल। आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी। ठीक है, अब नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन, जो शहरों में रहते थे लोग, उनको कैसे भोजन मिलता था या क्या उनका प्रोसेस था। ठीक है, जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। जो लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ठीक है, इससे आगे पढ़ते हैं। ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ किया जाता होगा। लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। संचय यानी रोकना और फिर उसको ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करना। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। चारागाह यानी जहाँ पर भेड़, बकरियां या गाय, भैंस, बैल जो भी जानवर होते थे वो खाना खाते थे, तो उसे चारागाह बोलते हैं। लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के
झुंडों के चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक, अब मवेशियों के झुंड जो होते थे उनको सूखा जब पड़ता था तो उसमें उन्हें चारा नहीं मिल पाता था, तो उन्हें जानवरों को ले जाया जाता था दूर दूर तक। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। अभी हमने क्या पढ़ा था कि वो अपने खाने का इंतज़ाम कैसे करते थे, नगरों में रहने वालों के लिए भोजन कैसे हासिल होता था उसके बारे में पढ़ा हमने। उनके जानवरों के जो खाने की जो चीज़ें होती थी वो कैसे अवेलेबल होती थी उसके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे गुजरात के हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। अब हड़प्पा कालीन नगर कहला रहे हैं, लेकिन इसको हमने नाम क्यों दिया हड़प्पा, क्योंकि पहले जो हड़प्पा जो जगह थी उसको तलाश किया गया, अब उसी के नाम से सभी को नगरों को हड़प्पा का नाम दे दिया गया। ठीक है। कच्छ के इलाके में खादिर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। हमने मैप में देखा था धोलावीरा नगर कहाँ बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। ठीक है। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। ये एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। हड़प्पा के लेख कहाँ पाए जाते हैं? छोटी वस्तुओं पर या मोहरों पर। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। ये पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। अब देखिए, मुद्रांकन और मोहरबंदी यानी मोहर जो बनाई जाती थी वो गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप। यानी पहले क्या करते थे, गीली मिट्टी को बनाते थे और फिर उसको दबाते थे, कहीं से दबाना और कहीं से ऊपर उठी छोड़ देना, तो इस तरीके से उनकी मोहर तैयार होती थी। तो मोहरबंदी मिले हैं। इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। लोथल का बंदरगाह, ये क्या है? लोथल का बंदरगाह। ये बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थीं। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। ये जगह जो है ये बंदरगाह कहलाती है। यहाँ एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। अब मुद्रा, मोहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी। मुद्रा कहते हैं मोहर को ही, और मुद्रांकन या मोहरबंदी भी वही चीज़ है। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मुहाने की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। अगर ये छाप
टूटी हुई नहीं होती थी तो ये साबित हो जाता था कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी मोहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मोहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है। ठीक है, आपने पढ़ा मोहरों का प्रयोग किस तरह होता था उस दौर में, और अब आपको जवाब देना आज मोहरों का प्रयोग किन किन तरीक़ों से और किन किन कामों के लिए किया जाता है। ठीक है, सभ्यता के अंत का रहस्य लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। ये सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थीं, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इस कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों के चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। कितने साल बाद? 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में हम चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। नील नदी के आसपास ये आपके जो मिस्र के बारे में क्वेश्चंस हैं, इसको आप मतलब डिटेल है, इसको पढ़ते हैं। चलिए पढ़ ही लेते हैं। अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। ठीक है, मिस्र में ज़्यादातर रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। अब मिस्र के लोगों ने क्या बनवाए? बड़े बड़े मकबरे, और जिन्हें आज हम पिरामिड के नाम से जानते हैं। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को ममी कहा जाता है। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थीं। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, पीने की चीज़ें, वस्त्र यानी कपड़े, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। बताइए, दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। यानी सबसे ज़्यादा जो धन दौलत खर्च की जाती थी, किसको? शवों को दफनाने के लिए, यानी मरे हुए लोगों को दफनाने के लिए, तो वो मिस्र में की जाती थी। क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी होगी? क्या आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल नहीं पड़ी होगी, लेकिन आप अपने विचार लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ अब आपका चैप्टर फिनिश होता है और अब यहाँ क्वेश्चंस हैं। कल्पना करो तुम अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। ये बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे? तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे और मोहनजोदड़ो में तुम क्या देखोगे? तो हम बताएंगे। आपने, अगर आप मूवीज़ देखते हैं तो आपने एक मूवी देखी होगी, कौन सी? मोहनजोदड़ो। ठीक है,
तो इस नाम से आपकी मूवी भी बनी हुई है और उसमें देखा गया होगा कि आपने कि वो जब यात्रा करते हैं तो उनके पास बैलगाड़ी होती है। इसका मतलब बैलगाड़ी उस दौर में थी, तो हम बैलगाड़ी से यात्रा करेंगे। ठीक है, चलिए ये आप जो ये यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, उपयोगी शब्द हैं, इन्हें याद कीजिएगा और ये क्वेश्चन आंसर्स हैं और मैं आपको इनकी PDF सेंड कर दूँगा, आप इन्हें कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।